दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया, वैसे ही गुजरात सरकार ने भी अपना बजट पेश किया। उस बजट में इस प्रदेश की जनता के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है, या तो क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, इसको समझने की कोशिश आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। और इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने एक मेहमान जो है उसको आमंत्रित किया हुआ है। वो जो मेहमान है वो हमारे प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन एक महिला पत्रकार है। अब आप कहेंगे कि महिला क्यों बोल दिया, पत्रकार ही बोलना चाहिए था, आप तो जेंडर बायस्ड हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर क्योंकि वो महिला भी हैं और पत्रकार भी हैं, और इसलिए हमने इस तरह से हम आपसे मुखातिब करना चाहते हैं। बड़ी तेज तर्रार हैं, बड़ी मुखर होकर बोलती हैं। उनका अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है गुजरात में, जो गुजराती में चलता है, जिसका नाम है जमावट। आप जाइए, उस पर भी जाइएगा, आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेगी। टिपिकल गुजरात को लेकर खबरें को आपको देखनी हो तो वहां जाकर आपको देखने को मिलेगी। तो उस पत्रकार का नाम है देवांशी जोशी। तो हमने सोचा आज उनसे बात करते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात सरकार का जो बजट है वो कैसे देखती है। तो उनको जोड़ रहे हैं, ये देवांशी जी हैं। ठीक है, देवांशी जी, आपका बहुत स्वागत है 4PM गुजरात पर। नमस्ते, थैंक यू। तो गुजरात सरकार ने भी जो है बजट तो पारित कर दिया, देवांशी जी। मैं, क्योंकि आप महिला हैं, तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है, एक महिला होने के नाते, और पत्रकार तो आप हैं ही हैं, बड़ी धुआंधार पत्रकार हैं आप, तो एक महिला पत्रकार होने के नाते आप इस बजट को कैसे देखती हैं, ये बताइए। शुरू में नंबर से करूंगी क्योंकि 3.5 लाख ऑलमोस्ट 3,32,000 करोड़ का कुछ बजट है गुजरात का, और जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जी बिल्कुल। अब मैं पिछले थोड़े सालों से, मतलब कुछ वर्षों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अब महिलाएं भी बहुत अलग दृष्टिकोण से नहीं देखती बजट को। वो भी उसी तरीके से देखती है जैसे आम लोग पुरुष देखते हैं बजट को, क्योंकि अब वो खर्च होता है घर में, उसमें भी अपना हिस्सा देती है, योगदान देती है। तो वो सब तरीके से, पहले क्या होता था कि सब्जियों के दाम वगैरह वगैरह पे उनका फोकस ज्यादा रहता था। जीएसटी आया, बहुत कुछ खत्म हो गया, कुछ अब महंगा कम नहीं होता, और राज्य के बजट में तो वैसे भी नहीं होता। तो इसीलिए महिलाओं का अलग से फोकस नहीं रहता। पर हाँ, जैसे गांव में रहती महिलाओं के लिए जो विधवा सहाय की योजना सरकार चलाती है, या फिर बच्चियों को पढ़ाई के लिए जो दिया जाता है, उसमें बहुत कुछ फोकस है। 4 स्कीम ऐसी है जो गुजरात सरकार ने पीएम के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम पे शुरू की। तो नमो लक्ष्मी वगैरह जो योजना है वो एक्चुअली काफी अच्छी है। मैं सबसे पहले, मुझे जो क्या अच्छा लगा उससे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बजट में, गुजरात के बजट में सबसे ज्यादा फोकस इस बार एजुकेशन को लेकर किया गया। सरकार का इसे डैमेज कंट्रोल ही देखते हैं, उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात समृद्ध राज्य तो पहले से था, है और रहेगा। पर गुजरात में एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता था, अनफॉर्चुनेटली। इस बार के बजट में इतना ज्यादा पैसा लगाना और ऐसी ऐसी स्कीम्स में, क्योंकि हमारे पास जैसे बैलेंस नहीं हुआ गुजरात में। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षक थे, काफी शिक्षक थे, तब हमारे पास स्कूल नहीं थी। अब शिक्षक और बाकी सब आने लगा तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं था। दोनों जरूरी है, मैं ऐसा नहीं मानती कि अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट में जाने के बहुत सारे रीजन के पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं ना जब वो स्कूल अच्छी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छा देखते हैं। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए और ऊपर से छत गिर जाए और उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। और 30,000 से ज्यादा
क्लासरूम गुजरात सरकार ने पिछले साल भी शुरू किए, उससे अगले साल भी। तो पिछला जो बजट था उसमें मैं देखती हूँ ऐसे कि अगर 1 साल के बाद हम नए बजट की जब चर्चा करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले साल जो सरकार ने बातें की थी उसमें से कितनी ऐसी है जो ग्राउंड पर हो पाई। तो जी बहुत अच्छा हो पाया एजुकेशन में। स्कूल बनना बनना शुरू हुआ, बहुत सारे ज़िले ऐसे थे, पर्टिकुलरली अंबाजी से उमरगाम गुजरात का एक ऐसा हिस्सा कि जो ट्राइबल पूरा एरिया है, लेकिन वो सही में बहुत पिछड़ा था, बहुत सारे हिस्सों को लेकर, बहुत सारी दृष्टिकोण से हम बात करें तो। इसलिए जी उनके हिस्से में स्कूल आना बहुत ज़रूरी था। इस बार के जी बजट में उनके हिस्से में बजट बजट में उनका हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं है, किसानों का हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार बता रही है कि 2047 को देखकर हम बजट दे रहे हैं, तो 2047 तब गुजरात कैसा होगा वो हम आपको एक विजन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जी आने वाले जो साल है, सरकार का ऐसा लॉजिक है कि अभी आपको कुछ नहीं महसूस होगा, लेकिन वो जब आप कुछ सालों के बाद उसकी असर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगी। तो जी उसमें भी बहुत कुछ सवाल है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो एजुकेशन पर जो फोकस किया गया वो है। नमो लक्ष्मी वगैरह जो योजना है कि कुछ एक बच्चों को पैसे देना, मुझे लगता है अगर वो नहीं देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था एजुकेशन में, क्योंकि आप ऑलरेडी ज्ञान साधना वगैरह सरकार स्कॉलरशिप को लेकर बहुत योजनाएं लॉन्च कर चुकी है। जी और जो अच्छा करते हैं या फिर जो उस क्लास और कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। तो आप अगर बताते हैं कि आप 10वीं में कोई अच्छे मार्क्स लाता है 50% से ज्यादा कुछ, तो आप हम्म उनको पैसा देने वाले हैं। तो सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई करने वाले लोग अब कम हो गए हैं। गाँव में आज भी बहुत कुछ है कि जैसे मिड डे मील मिलता है तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको दूध मिलता है। जी जहाँ पे वहाँ समस्या है उनको, कुपोषित जितने भी इलाके हैं तो वहां पर सरकार दूध देती है। तो दूध और जी ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है तो उसकी वजह से भी बच्चे जाते हैं, लेकिन वो तादाद अब कम होती जा रही है। अब सही में लोग अपनी बेटियों को और बाकी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा नहीं है कि बेटे अच्छा नहीं कर रहे, लड़के अच्छा नहीं कर रहे, पर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था ज्यादातर। अब जैसे जी हम स्प्रिंट जितना प्रेस करते हैं उतने अच्छे से वो उछलता है, तो उसी वो ही लॉजिक लड़कियों के पीछे भी है कि वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑल ओवर शिक्षा को लेकर जो दिया गया है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस कहाँ पर है, तो फॉर एन एग्जाम्पल सरकार ने 7 नई महानगर पालिका बताया कि जैसे मोरबी जैसा शहर है या गांधीधाम वगैरह, तो उनको महानगर पालिका बनाएंगे। तो जी मेहसाणा को तो फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन मोरबी को आपको सुपरसीड करना पड़ा था, क्योंकि वो कॉरपोरेशन ने बेसिक जो रूल्स और रेगुलेशन है वो उसको फॉलो नहीं किया था ब्रिज बनाने वक्त या परमिशन देते बिल्कुल वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात जूनागढ़ मुझे बहुत पसंदीदा मेरा शहर है। मुझे इतना पसंद है जूनागढ़ की, मैं जब भी वहां जाती हूँ मुझे लगता है कि इससे सुंदर पूरी पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जी वहां पर प्रकृति इतनी सुंदर है, आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर उतनी जबरदस्त है। दत्त और दातार की धरती हम उसे बोलते हैं, लेकिन अगर आप वहां बिल्कुल के रास्ते देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पर, आपको लगेगा चांद पर पहुंच गए हैं, उतने गड्ढे हैं। अब जूनागढ़ महानगर पालिका है, तो आप हम्म जो ऑलरेडी बन चुकी है कॉरपोरेशंस, वहां पर क्या काम हो रहा है वहां पे। हम जैसे अहमदाबाद का इतना बड़ा बजट आया, तो अहमदाबाद में हम दस बहुत, हजार करोड़ से ऊपर का यस, जो स्टेट से ज्यादा होता है। तो इतना हम्म, बड़ा नगर है तो वहां पे सब विजन ही दिखाते हैं, बहुत दूर का दिखाते हैं। तो एएमसी ने भी वही किया, बहुत दूर का विजन दिखाया। लेकिन आप बताइए कि मुझे अगर बहुत डेवलप्ड होना है, तो लंदन जैसी बस जब अहमदाबाद में घूमती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा शहर दुनिया का इकलौता पहला हेरिटेज शहर बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब मेरे शहर की सड़कों पे इंसान कहीं पे भी कुछ भी गंदा करके चला जाता है, उसके फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं रहती, फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर कोई गाड़ी चला देता है, ट्रैफिक के वायलेशन होते हैं, तो पैसे लेने में बहुत इंटरेस्ट होता है सबको, लेकिन वो ट्रैफिक को रेगुलेट कैसे करे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ब्रिज आप बनाते हैं तो ओवर ब्रिज किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन आगे 2047 में ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका जवाब नहीं है हमारे पास।
तो हमें बिकती हुई गाड़ियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे उसका विजन नहीं है। तो सही बात। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे विजन बहुत अच्छा और क्लियर लगा, जैसे गिफ्ट सिटी, गांधीनगर और अहमदाबाद वाला ट्रायो सिटी जो बनाया, रिवर फ्रंट बनेगा, तो वो सब अच्छा है क्योंकि पैसे लोग खर्च करेंगे, लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, और वो काफी अच्छी है। आप पिछले कुछ सालों से देखें तो आप सैटरडे संडे या किसी भी दिन शाम को रेस्टोरेंट में जाए अहमदाबाद की, खाली जगह नहीं मिलती आपको। लोग पैसा खर्च करते हैं, कोई भी है। अब महिलाएं, ऐसा नहीं है कि एक अपर मिडिल क्लास की महिलाएं ही रेस्टोरेंट में जाती है, नहीं बनाती घर पे खाना, लोग गांव में भी नहीं बनाते, अब सब बाहर बाहर जाते हैं, पर इन्वेस्ट नहीं करते। अब ऐसा नहीं होता कि पापा 50 लाख अपने बेटे के लिए छोड़कर गए हैं। ऐसा नहीं होता कि बेटा अगर बड़ा होगा, उसके पास कुछ नौकरी वगैरह नहीं है, तो एक धंधा लगवा देंगे। जैसे गुजराती में ऐसा होता था कि बच्चे को बोलते हैं कि तुम मतलब अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, तो बाप की पीढ़ी पे बिठ जाएगा, मतलब उसमें वहां पर वो धंधा करेगा। तो वो एक जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें थोड़ा बैलेंस तो होना रखना पड़ेगा कि लोग पैसे खर्च करते हैं, लेकिन लोग उतनी एसआईपी नहीं कर पाते, या फिर लोग उतनी आरडी भी नहीं कर पाते। तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि बेसिक उतना तो इन्वेस्टमेंट हो कि कोरोना जैसी आपदा जब आ जाए कि आपके पास पैसे आना बंद हो जाए, आपकी सैलरी कम हो जाए, तो उस वक्त लोगों के पास नहीं होता, वो सरवाइव नहीं कर पाते। सरकार राशन दे देती है और जो लोग ले लेते हैं राशन वो लोग सरवाइव हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो वो राशन नहीं लेते या वो राशन नहीं ले पाते। तो ऑल ओवर ये सारी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ मामलों में बहुत अच्छा है बजट, कुछ मामलों में ये फोकस होना चाहिए था कि आपने महानगर पालिका बना दिया, लेकिन उससे क्या, आपने पैसे दे दिए, लेकिन क्या उससे, वो मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ है? मैं आपको बताऊं, मेरा नेटिव जो है वो वढवाण है। हाँ, सुरेंद्र नगर और वगैरह। मेरा जो नैनीहाल है वो मूली है, जो सुरेंद्र नगर का बिल्कुल हम्म। सटा हुआ हम्म। इलाका है। और मैंने बहुत अपने जीवन के जो शुरुआत का जो दौर है मैंने वहीं बिताया हुआ है। युवा अवस्था तक कह सकते हैं आप। ठीक है। मैंने कोई एक दिन ऐसा नहीं देखा सुरेंद्रनगर और वढवाण में कि सड़कें खुद ही ना हो। मतलब कि एक दिन शायद नहीं देखा कि सड़कें खुद ही ना हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आज भी। तो आप, उसके बाद तो मैं पत्रकार हुआ, फिर तो मेरी कुछ पहुंच भी हुई, तो मैंने लोगों से पूछना भी शुरू किया कि लगातार खुदाई इतनी क्यों हो रही है भाई, ये तो बताओ। हम्म। कोई कारण तो होगा कि इस शहर का रास्ता जो है, यहाँ से जाओ, जिंतान रोड से जाओ, या आप महालक्ष्मी टॉकीज से जाओ, कहीं से भी जाओ, सब कुछ खुदा क्यों होता है इतना ज्यादा? हम्म। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई कोई जवाब नहीं दे रहा है इसका। ठीक है। कांग्रेस की भी नगर पालिका रही है, फिर बीजेपी भी हो गई, ठीक है, पार्टियां आती रही जाती रही, ठीक है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो खैर ये एक बड़ा एक आश्चर्य है। तो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। कुपोषण को लेकर, कुपोषण को लेकर गुजरात सरकार काफी, जब नरेंद्र भाई भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से वो लड़ाई लड़ रही है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि गुजरात मिशन में जो कुपोषण के खिलाफ है, कह रहे हैं कि 3,200 करोड़ के बदले अब जो है 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे कुछ होगा क्या? अब तक कुछ हो नहीं पा रहा है। कंट्रोवर्सी भी बहुत रही थी। बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला था कि अपनी फिगर मेंटेन करती है महिलाएं। हाँ। अ, पर मैं मानती हूँ कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण की वजह से जैसे सिकल सेल जैसी बीमारियां भी बहुत और हुई मैं थी, आपको लेकिन इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप आदिवासी इलाकों को बहुत अच्छे से कवर करती हैं, मुझे पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी। हम्म, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां बहुत स्प्रेड हुई थी, मतलब पर्टिकुलरली आप दक्षिण गुजरात के इलाके देखें, डांग वगैरह, या फिर आप दाहोद की ओर चले जाए। अ, पिछले साल या उससे पहले शायद भूपेंद्र भाई का फर्स्ट जब बजट था, तो मुझे पता है एक वाकया हुआ था कि जब महिलाओं को किट देनी होती है या फिर वो जब प्रेग्नेंट होती है तब उनके लिए पोषण सुधा योजना गुजरात में है। और बाकी बहुत सारी स्कीम है जिसमें महिलाओं को खाना खिलाते हैं। तो अभी जैसे पिछले साल क्या हुआ कि सरकार ने पोषण सुधा स्कीम लॉन्च कर दी, गांधीनगर से ऑफिशियली कागज पे लॉन्च कर दी।
बाकी सबको बोला था कि आप कवरेज कीजिए उसका, और गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ ऐसा टाइप हुआ था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो पॉजिटिव स्टोरीज है सरकार की, वो चैनल्स पे चलेगी। पत्रकारों को फोन किया गया कि आप पोषण सुधा योजना की जो लाभार्थी है उनके साथ बातचीत करके आप पूरा हिस्सा रिकॉर्ड करके भेजिए। अब आया नहीं 2-3 दिन तक। तो हमने पूछा कि अरे भाई, आपको इतने दिनों से बोला है, आप वो स्टोरी नहीं क्यों भेज रहे हैं? तो फिर वो बताते हैं कि यार यहाँ पे शुरू नहीं हुई स्कीम। फिर हमने जो भी अफसर थे उनसे बात की कि यार वहां पर स्कीम शुरू नहीं हुई तो उसके लाभार्थी को कैसे स्टोरी बनाकर भेजे? तो उन्होंने बोला कि भाई इलेक्शन आ रहा है, उस वक्त चुनाव का 2022 का चुनाव आने वाला था, उसके पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि जब शुरू होना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 दिन में शुरू हो जाए, लेकिन अगर आपका डेड पीरियड है कि आपको 1 वीक के अंदर स्टोरी चलानी है, तो आप एक काम कर दीजिए, मैनेज कर दीजिए लाभार्थी। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ की किसी भी 2-5 महिलाओं को बिठा दीजिए और अपनी एडवर्टाइज़मेंट शूट कर लीजिए, और वो फिर बताएँगी कि हम सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये योजना हमें मिली और उसकी वजह से हमें पोषण वगैरह मिला। तो कभी-कभी ये हाल होता है कि क्या हो सरकार बजट में ऐसे बता देती है कि हमने ये योजना शुरू करवा दी है। पोषण सुधा का मतलब उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, और वहाँ पे महिलाओं को कुछ पैकेट्स नहीं मिलने वाले थे, उनको भरपेट खाना मिलने वाला था। प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पर आई योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर को आप ₹17 दे रहे हैं, 17। तो अब ₹17 में वो कैसे किसी को एक फुल प्लेट खाना देगा? तो वो क्या करता है फिर कॉन्ट्रैक्टर कि वो स्कीम ले लेता है, फिर 200 महिलाओं को खाना खिलाया ऐसा लिखता है, मैक्सिमम वो 5 महिलाओं को खाना देता है, फुल प्लेट देता है, और फिर 200 का बिल रखता है। और अब कलेक्टर को या फिर जो भी है उनको भी पता है कि वो ₹70 में तो दे नहीं सकता खाना, पर वो कम पैसों में जो देता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो वगैरह, जो एक पूरी टिपिकल सरकारी सिस्टम है, उसमें अल्टीमेटली नुकसान सरकार का होता है, क्योंकि उसने 200 लोगों का, सरकार ने भी आंकड़ा बताया कि हमने एक तहसील में से 200 महिलाओं को खाना खिलाया, 200 को नहीं मिला था। 200 शायद, मुझे लॉजिक भी नहीं पता समझ में आया था कि 200 एक साथ उसी छोटे से तहसील में कैसे प्रेग्नेंट भी हो सकती है महिलाएं। पर फिर भी वो दिया कागज पे और उन्होंने आंकड़ा बता दिया। 5 को मिला, तो सरकार ऐसा बताती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 5 को तो मिला, वो भी नहीं मिलने वाला था। तो आप जब देखना कि कोई कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार के पैसे हैं, वो कोई मंत्री तो जाता नहीं कमाई करने के लिए, वो कोई कंपनी में सीईओ है और उनकी सैलरी से सरकार चलती है। पैसे तो हम देते हैं, सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को आवक कहाँ से हुई? तो जीएसटी में से हुई, टैक्स कलेक्शन में से हुई। तो एक ये दृष्टिकोण है, लेकिन दूसरा ये है साथ में कि प्रॉब्लम है, करप्शन भी बहुत हो जाता है। पैसे एक दूसरे को बाँटने में बहुत चले जाते हैं, लेकिन जैसे एक कुछ देना था पैकेट उनको, महिलाओं को, तो एक अधिकारी थे, अफ़सर थे, वो सीएम भूपेंद्र भाई बने जब, तो उसके दूसरे दिन वो लेकर गए थे कि हम ऐसा हैम्पर बनाकर देंगे। तो बहुत बहुत डिज़ाइन किया हुआ अच्छा-सा हैम्पर था। फिर देखने में अच्छा लगे ऐसा था। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मुझे पता है कि सीएम ने उस वक़्त बोला कि आप ये हैम्पर हटा दीजिए, पैकेट्स ऐड कर दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है हैम्पर कितना महँगा है या कैसा है? तो वो पैकेट्स ऐड किए गए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई, और आज भी जैसे हम गाँव में जाते हैं ना, तो बच्चों को अलग-अलग फ्लेवर के दूध मिलते हैं। तो आंगनवाड़ी जो होती है उसमें भी मिलते हैं। तो मैं जाती हूँ तो मेरा बच्चा भी आंगनवाड़ी में जाता है वो दूध पीने के लिए कभी-कभी, क्योंकि वो बहुत अच्छा और अच्छे से पहुँच भी रहा है। तो मैं पूरी गाँव में पली-बड़ी हूँ, तो मैं उस चेंज को डिनाई नहीं कर सकती कि कुपोषण को लेकर लड़ाई बहुत जारी है, लेकिन जितने पैसे जा रहे हैं उतने एग्ज़ैक्टली नहीं पहुँच रहे। लेकिन फ़ायदा बहुत देखने को मिला, वो फ़ायदा हमें कन्वर्ज़न उसका मिलता है सिकल सेल एनीमिया के नंबर्स में भी, कि वो बीमारी काफ़ी कम हुई। तो एनजीओज़ ने बहुत अच्छा काम किया है इलाकों में, और सरकार की स्कीम कुछ बहुत अच्छी बनी, और जो शो ऑफ जो करना होता है, ऐसे हैम्पर दिए, इतने दिए, उससे ज़्यादा फ़ोकस आपने देखा हो तो गरीब कल्याण मेला मेला जो होता था गुजरात में, तो वो बहुत कम हुआ। क्योंकि आप शो ऑफ जब करते हैं ना स्टेज पे से, इसको साइकिल दी, तो आपको साइकिल बनाने वाले को आप फ़ायदा करवाना चाहते हैं। कुछ एक स्कीम इस तरीके से आती है कि मेरा दोस्त है, उसकी साइकिल की फैक्ट्री वो बनाता है, तो हम साइकिल देने की योजना ला देते हैं। तो वो कम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि इस बजट में कुल मिला के 2 चीज़ों पर बड़ा वो वज़न रखा गया है। एक तो पोषण है और दूसरा जो है वो शिक्षा है। शिक्षा है। अब ये मेरी सोच है।
जो मैंने देखा पूरा बजट गुजरात सरकार का। पर मुझे थोड़ी चिंता ये है देवांशी कि जो ऋण है, डेट जो है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। वो आप समझ लीजिए कम से कम अगर अगले 3 साल पकड़ के चले हम लोग, तो कुछ कम से कम 5.23 या 5.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। जो थोड़ा मुझे वो जो इक्विलिब्रियम है पूरा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ग्रोथ के साथ सेट बैठ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। ओके, मैं ऋण के मामले में थोड़ा अलग ओपिनियन इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि अगर जैसे मेरा अब 1 करोड़ का घर है फॉर एन एग्जांपल, तो मैं सब कैश में नहीं ले सकती, तो मैं लोन लेती हूँ। तो सरकार ने जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत बड़ी लोन ली हुई है कुछ कमरे बनाने के लिए, और कमरे से ज्यादा मॉडल स्कूल्स जो बना रही है वो, फिर एकलव्य रेसिडेंसी स्कूल करके स्कूल बनाती है सरकार। तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने लोन ली हुई है, लेकिन उसका जो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो बजट का 15% है लोन। तो बजट का 15% होना इज अ गुड नंबर। कि जैसे हम एक ओडिशा है जो अच्छे से बैलेंस कर पाता है, और एक गुजरात है जो अच्छे से बैलेंस कर पाता है ये डेब्ट का मामला। हम आंकड़ों में देखते हैं तो हमें बहुत कुछ बहुत बड़ा लगता है, लेकिन गुजरात का जो टोटल बजट है वो भी बहुत बड़ा है। तो उसके हिसाब से जैसे मेरी लोन अगर मैं बताऊं किसी को कि मेरा 1 करोड़ को 1 करोड़ की लोन है मेरे पे, उसका उतना ऋण है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन साथ में अगर मेरी कमाई 10 करोड़ है और उसके ऊपर मैंने उतनी लोन ली हुई है, बैंक भी उसी हिसाब से लोन देती है जनरली कि मेरी कितनी कमाई की क्षमता है उसके हिसाब से। तो हमने बहुत सारी वर्ल्ड बैंक से, यूएन से बहुत सारी लोन हमने ली हुई है, लेकिन वो 15% है नंबर। तो ऋण के मामले में मुझे लगता है कि गुजरात सरकार अच्छा कर रही है, मतलब दे आर ओके, क्योंकि हम और भी 12% अगर बढ़ा दे हमारा ऋण, तो भी हम बहुत गंदी स्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पर हेड शायद 53,000 का डेब्ट है उस हिसाब से देखे जाए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो है सवाल, लेकिन हमारा ऑल ओवर जो बजट है वो बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम मुझे कहाँ पर लग रही है कि आपने जैसे बताया कि रिवर फ्रंट हम बनाएंगे इतने करोड़ का वगैरह, इतना पैसा दिया, मंत्रियों के घर तक जाएगा रिवर फ्रंट। आपने ये नहीं सोचा कि गांव में किसान का बेटा है वो कैसे जिएगा? गाँव को नहीं। हुँ, आपकी आवाज़ बंद है। हुँ, मुझे जो जो खटकता है वो मामला ये है कि जब नरेंद्र भाई यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय एक टेलीविजन चैनल का मैं स्टेट करस्पॉन्डेंट था, और 2006-07 में उन्होंने ज्योति ग्राम योजना का यस। किया था उद्घाटन। वो कहा था हुँ, कि इस राज्य के किसानों को रात भर जाग कर, क्योंकि बिजली रात को आती है हुँ, किसानों के लिए, तो रात भर जागकर जो पानी अपने खेत में पहुंचाने का जो एक बड़ा कठिन कार्य है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको दिन में बिजली मिलेगी और दिन में 8 घंटा अनइंटरप्टेड मिलेगी। अब यकीन मानिए आज तक वो नहीं मिल रही है। हुँ, आज तक, और आज भी वो किसान वो दिन में 8 घंटा बिजली मांग रहे हैं, अनलिमिटेड, वो नहीं मिल रही है। वो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 13 साल वो देश राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में फिर कोई कुछ कर रहा है क्या, और मुझे कुछ होता हुआ, सरकार वादा करती रहती है लेकिन वादा पूरा नहीं कर पा रही है, ये सवाल है मेरा। हुँ। कहीं दिख रहा है हमने आपको इस बजट में कुछ ऐसा? हाँ, इस बार सोलार पे फ़ोकस किया है किसानों को लेकर, और इसी मामले में दिया है कि अच्छा हाँ, मैं थोड़ा पीछे जा रही थी ये ज्योतिग्राम और किसानों को बताने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जी। सोलार पर फ़ोकस है, भूपेंद्र भाई का प्रॉमिस कहता है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन जब केशु भाई की सरकार आई तो मुझे 2 स्कीम गुजरात सरकार की पता नहीं आप आज भी मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी स्कीम थी। एक था गोकुलयू गाँव करके केशु भाई एक स्कीम लेकर आए जी। थे, और जहाँ था कि हर गाँव को हम गोकुल जैसा बनाएँगे। हालाँकि गोकुल की बिल्कुल। सिचुएशन अभी बहुत खराब है, लेकिन वो छोड़ देती हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से गाँव को डेवलप करने की बात उन्होंने की थी, और वो काफ़ी जी। अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ था। और ज्योतिग्राम का पहला हिस्सा कि जी। जिसमें किसानों की बात बाद में आई, ज्योतिग्राम में नरेंद्र मोदी ने जब बताया कि हम गाँवों को 24 घंटे बिजली देंगे, तो मुझे जी। याद है कि मेरे एक रिश्तेदार वो टीचर थे, और वो
रहते थे देवगढ़ बारिया में, दाहोद के पास। तो वहाँ पर जब मैं बारिश में कभी जाती थी, तो पूरा महीना बिजली नहीं होती थी। आप समझिए कि बारिश में पूरा महीना बिजली नहीं है, आप फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते, उस वक़्त वो छोटे नोकिया के फ़ोन आ गए थे। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं कर पाते। तब चौ अब उस वक़्त अगर कोई सीएम ऐसा बताता है कि हम गाँव को 24 घंटे बिजली देंगे, तो हमें लगता है कि यार ये मतलब क्या मतलब बड़ी-बड़ी फेंक रहा है। हुँ, तो उस वक़्त किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज वाक़ई में गाँव में बिजली आ रही है और उनके टेन्योर तक तो बहुत अच्छे से आती थी, अभी फ्लक्चुएट होने लगी है, जैसे अभी हफ़्ते में 1 दिन नहीं होती। पर एक अच्छी बात ये है कि एडवांस में आपको बताकर बिजली नहीं देते, पर फिर भी अगर मैं कंपैरिज़न में देखती हूँ, तो मुझे लगता है हुँ, कि ज्योतिग्राम का पहला हिस्सा था, वो आज तक की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्कीम थी। क्योंकि गाँव में पूरी लाइफ़ उस वक़्त चेंज हो गई थी। लेकिन जब किसान की बात आई, तो नरेंद्र भाई ने बताया दिन में बिजली देंगे, नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 में शायद किसान सूर्योदय योजना विजय भाई रूपाणी लेकर आए। उन्होंने बताया कि किसानों की ज़िंदगी में नया सूर्य आएगा, नए सूर हाँ, विजय बिल्कुल। रूपाणी किसान सूर्योदय स्कीम लेकर आए। उन्होंने बताया कि किसानों की ज़िंदगी में नया सवेरा होगा और उनको दिन में बिजली मिलेगी, रात को नहीं हुँ, जाना पड़ेगा खेतों में। हुँ, नहीं हो पाया, स्कीम शुरू ही नहीं हो पाई, आप ऐसा मानिए। और 2018 में बताया था कि साल के अंत तक हो जाएगा। अब 2024 में सरकार फिर कह रही है कि अब किसानों की ज़िंदगी में नया सवेरा होगा। उनका भी फ़ोकस सोलार पे है। तो किसानों को लेकर तो मुझे लगता है कि सरकार में भी वो सोच आ गई है कि वो समझते हैं कि हम तो किसानों को कितना भी दें, उनको संतोष ही नहीं होता। बात ये नहीं है। जितने लोग हैं उसमें से आधे से ज़्यादा मंत्री ऐसे हैं जो जिनका मूल किसानी था, वो अब किसानी छोड़ चुके हैं। तो उनको खुद को ये समझ में आना चाहिए कि वो प्रोफ़ेशन के तौर पे किसानी नहीं अपना पाए, उनको छोड़ना पड़ा। तो मतलब अब नहीं रहा ऐसा कि अब किसान पैसा नहीं कमाता, किसान बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता और करना है तो वो और जो धान पकाता है खेडूत, वो तो नहीं ही कर पाता। इसीलिए अब हम बहुत सारे किसानों का ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसानी की और उनका भविष्य बहुत अच्छा हो गया। जैसे डीसा में आलू पकाते हुए खेडूत है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ, वो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन छोटा किसान जिनके पास छोटी ज़मीन है और किसान से भी ज़्यादा जो किसान खेतों में सही में काम करते हैं, ऐसे खेत मज़दूर, उन लोगों का बहुत आसानी से गुज़ारा नहीं हो पाता। तो किसानी से पेट भरता है आपका, गारंटी होती है कि आप भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे पढ़ पाएँगे या नहीं, वो नहीं पता। आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी वही करेगी जो आप करते आए हैं, तो किसान के साथ यही होता है कि पीढ़ियाँ चली जाती है, उसका बेटा वहीं पे होता है जहाँ पर उसका बाप था और लोग बहुत आगे चले जाते हैं। सरकारें भी आगे चली जाती है, राज्य भी बहुत आगे चला जाता है और वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो किसानों के साथ जो समस्या है, वो सरकार में आधे से ज़्यादा लोग किसानी के बैकग्राउंड में से आने के बावजूद नहीं समझ पाते। तो वो अनफॉर्च्यूनेट हिस्सा जो है बजट का, वो किसानों को लेकर मुझे लगा। अंत में अगर मैं आपसे एक 2, 3, 4 लाइन में अगर मैं आपको आपसे समझना चाहूँ देवांशी जी, ये जो गुजरात सरकार का बजट रहा, इसको आप अगर आपको सार रूप में कहना हो तो कैसे कहेंगी इसको आप? बजट बहुत अच्छा है, पर सबके लिए है, ये बात गलत है। अ, बजट में जो कुछ है, वो सबको कैसे फ़ायदा करेगा, वो सरकार नहीं समझा पाई, जस्टिफ़ाई नहीं कर पाई। चुनाव को लेकर काफ़ी फ़ोकस किया गया है क्योंकि पैसे अब जब डीबीटी करते हैं, सीधे अकाउंट में देते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है और लोगों को लगता है कि ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, तो हमें उसको वोट देना चाहिए और भाजपा उसमें मास्टर है कि उनको पता है कि कैसे लोगों को अपीज़ करना है, तो अपीज़मेंट वाला भी है बजट। शिक्षा को लेकर है, वो बहुत अच्छा है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सोलार पे फ़ोकस है, बहुत अच्छा पॉइंट है। शहरों को लेकर है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन महानगर पालिकाओं को कैसे डेवलप करेंगे वो सरकार को बताना चाहिए। किसानों पर फ़ोकस क्यों नहीं है वो नहीं पता। तो बजट बहुत अच्छा है पर सबका साथ सबका विकास वाला नहीं है। विकास होगा, कुछ कुछ लोग बाकी रह जाएँगे। कुछ लोग बाकी रह जाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने थैंक वक़्त यू सो निकाला मच। हमारे 4 पीएम गुजरात के दर्शकों तक और मैं तो चाहूँगा कि अगर आप इसको चलाना चाहें तो आप अपने जमावट पे भी चलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, थैंक क्योंकि यू कुल सो मिला के मच। इसलिए क्योंकि भई एट द एंड ऑफ इट हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हुँ, आप इस वीडियो को जमावट में चलाना चाहती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमको कोई आपत्ति नहीं थैंक यू है। सो मच, थैंक यू। तो आप मुझे वो लिंक शेयर कोई कर देना। कॉपीराइट वाला मामला नहीं होगा, चिंता मत कीजिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। हाँ, थैंक बाय। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये बात थी, हमने गुजरात की एक बहुत बड़ी तेज तर्रार पत्रकार हैं देवांशी जी, उनसे बात की हमने और गुजरात के बजट को समझने की कोशिश की और उन्होंने जो कहा आपने सुना। अब सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोच बन रही है, वो आप हमको ज़रूर से जो है ये कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।